हेलो बच्चा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज पार्टिकल्स का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आज हम लोग फिर वही स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल भी हम लोग देखेंगे। चलो सब लोग अपने अपने कॉपी कलम निकाल लो। तो हम आज एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम देखिए आपका क्या है कि आपके पास दो प्लेट है, ठीक है। ये दोनों प्लेट आपका एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो आपका अपर वाला प्लेट जो है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो बेटा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आप मान लीजिए कि आपका जो ये प्लेट का जो लेंथ है वो आपको L दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बीच का जो विड्थ है वो आपको D दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज यदि आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज Q है, तो इस जब चार्ज को यहाँ पे आप रिलीज़ करेंगे और इसको यदि आप वेलोसिटी U सप्लाई करेंगे तो बेटा बताओ ये सीधे तो निकलेगा नहीं। सीधे इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पर बेटा जो फोर्स लगेगा ये फोर्स आपका नीचे की तरफ लगेगा, वो फोर्स आपका क्या लगेगा? QE। क्लियर? तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि पार्टिकल्स उधर जाता है जिधर उसकी वेलोसिटी होती है, बट पार्टिकल्स उधर घूमता है जिधर फोर्स लगता है। ये बात हमेशा एक दिमाग में आप सेट रखिए कि ऑलवेज पार्टिकल जो मूव करता है वो वेलोसिटी के अलोंग ही मूव करता है, बट घूमता उधर है जिधर फोर्स लगता है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इनिशियल जो स्पीड U है वो U आपको दिया हुआ है। तो इसका पाथ हम कल देखे थे, वो पैराबोला हुआ। क्या था? पैराबोला था। और हम कई चीज़ें वहाँ पे निकाले भी थे। तो आप देखिए यहाँ पे इसका पाथ ये स्ट्रेट पाथ नहीं हो करके हम ये बनाते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि हम डायग्राम स्केच ढंग से कर ले, ठीक है ना। तो इसका जो पाथ होगा बेटा वो पाथ ऐसा होगा, इस टाइप से ये पाथ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे टर्न करेगा यहीं से। तो हालांकि आपका तो डायग्राम क्लियर नहीं है, तो आप यहीं से हल्का सा ये फोर्स के लोग टर्न करेगा और ये डायग्राम आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ रहे होंगे। तो बेटा आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए आपका U जो है ऐसा रहता कि पार्टिकल्स यहाँ से प्रोजेक्ट करते और पार्टिकल्स यहाँ से आकर के यहाँ गिर जाता। इट मे बी पॉसिबल। यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे पार्टिकल यहाँ से आकर के यहाँ गिर जाता। इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही तो टर्न करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक किया कि पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक किया। तो पार्टिकल यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, तो पार्टिकल्स कहाँ पे स्ट्राइक किया? चार्ज पार्टिकल प्लेट पे। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बेटा इसके स्पीड पे, ठीक है। हालांकि इसके स्पीड पे भी डिपेंड करता है, उसके मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। दोनों इसमें फैक्टर है, क्योंकि आपको डिफ्लेक्शन में वो दिखाई दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये स्पीड यदि मान लीजिए
कि एक स्पीड ऐसा होगा जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा पार्टिकल्स, एक स्पीड ऐसा होगा जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फिजिक्स में डिज़ाइन किए जाते हैं कि पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक किया, ठीक है, यू कितना हम दें तो पार्टिकल प्लेट के मिड में स्ट्राइक करे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे बनाए जाते हैं। अपन को क्या करना है कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करें, ऐसे प्रॉब्लम के साथ कैसे खेलें, हमें ये सीखना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि आप देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम यहाँ से, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी u। आपका u मिनिमम कितना होगा सच दैट चार्ज पार्टिकल जस्ट क्रॉस द प्लेट, जस्ट क्रॉस द प्लेट। याद रखिएगा, हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई परम धर्म कर्तव्य नहीं है। हम लोगों को सीखना है कि प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, ठीक है। इसमें अनगिनत प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, बट ना अनगिनत प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, ना हम अनगिनत प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। बट हम लोगों को फंडा जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको सीखना है प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बेटा फिजिक्स को सीखो, ठीक है ना, फिजिक्स को सोचो कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आप जो है जब अच्छे से सीख जाओगे तो आप कई प्रॉब्लम के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यू मिनिमम निकालना है, ठीक है, ताकि आपका जो पार्टिकल है जस्ट क्रॉस द प्लेट। तो जस्ट क्रॉस द प्लेट, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखो बेटा, पार्टिकल्स का जो मोशन हो रहा है वो 2 डायमेंशनल मोशन है आपका, ठीक है ना। एक एक्स के अलोंग भी हो रहा है और एक आपका वाई के अलोंग भी हो रहा है। तो चलिए हम प्रॉब्लम को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक बांटते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और एक बांटते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो दोनों पार्ट में प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं, बांटते हैं। एक बांटते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और एक बांटते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अलग अलग हम लोग देखते हैं। चलिए, तो एक्स एक्सिस में जो आपका यू एक्स है वो आपका क्या है, यू है। आपका बेटा ए एक्स क्या है, 0 है। एक्स के अलोंग कोई एक्सलेशन नहीं है। आपका जो यू वाई है वो क्या है, आपका इनिशियली 0 है। आपका ए वाई क्या है, वाई के अलोंग कितना एक्सलेशन है यहाँ पे, तो वाई के अलोंग बेटा एक्सलेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। क्यू आपका चार्ज है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम उसका मास है, क्लियर। तो ये आपका ए वाई है। तो अब देखिए, तो यहाँ पूछा गया कि जस्ट क्रॉस द प्लेट, यानी कि पार्टिकल जस्ट प्लेट को क्रॉस करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्रॉस करेगा तो पार्टिकल्स का जो वाई में जो आपका डिफ्लेक्शन है वो किसके इक्वल है, देखिए वाई में जो पार्टिकल्स इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा जस्ट क्रॉस द प्लेट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो वाई में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आपका जो पूरा डी है ये आपका बीच का है पॉइंट, तो आप मान सकते हैं कि ये आपका कितना है, d/2, क्लियर। तो y के अलोंग जो है पार्टिकल d/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। क्या हम वो टाइम निकाल सकते हैं? हाँ, वो हम बिल्कुल टाइम निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि एस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रॉब्लम को। तो एस वाई का जो वैल्यू आपका है वो d/2 है,
यहाँ पे टी भी होगा, तो आपका यू वाई 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस 1/2 ए वाई कितना हो गया क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, देखिए कुछ टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 आपके कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो क्या निकल गया एम डी अपॉन क्यू ई का रूट इक्वल्स टू टी। तो बेटा ये टाइम लगा पार्टिकल्स को y के अलोंग dy/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में। क्लियर। अब देखिए कि यहाँ पे पार्टिकल जो है प्लेट को क्रॉस करने के लिए जो x का वैल्यू होना चाहिए वो l से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल प्लेट को क्रॉस करे तो पार्टिकल्स के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। क्लियर। फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम यू, फॉर कैलकुलेटिंग minimum value of u we put x equals to l, we put x equals to l। तो क्या बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। यदि मान लीजिए x का वैल्यू l से छोटा है, कभी पार्टिकल्स प्लेट को क्रॉस ही नहीं करेगा। पार्टिकल को प्लेट को क्रॉस करना है तो उसके लिए तो x का जो आपका x जो है, जो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस टेबल है, वो तो आपको बेटा l से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप जस्ट क्रॉस द प्लेट करने के लिए आप x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, l वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है ना। वहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, u मिनिमम का वैल्यू आपको यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर। तो आप इस इनइक्वालिटी से भी प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ से आपका देखते हैं क्या u का वैल्यू आता है। ठीक है ना। तो हम बाद में इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू l। अब बेटा x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू ये होगा कि इतना टाइम जो है पार्टिकल्स y के लॉन्ग चलता है, तो ऑब्वियसली ये x के लॉन्ग भी क्या करेगा, इतना टाइम ही चलेगा। तो x बराबर क्या होता है, इसके लॉन्ग कोई एक्सलेशन नहीं है, ux आपका क्या है, u है, तो क्या होगा x का वैल्यू हो जाएगा ut ग्रेटर देन इक्वल टू l। क्लियर। तो यहाँ पे आपका निकल गया u, टाइम क्या निकल जाएगा, रूट ओवर एम डी अपॉन क्यू ई ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो बेटा देखिए यहाँ पे u का जो वैल्यू आएगा वो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एल रूट ओवर क्यू ई बाई एम डी। तो आप देखिए जो u आया वो u का वैल्यू जो है वो हो जाएगा एल रूट ओवर क्यू ई अपॉन एम डी से ज़्यादा होगा बेटा यहाँ पे u का वैल्यू। तो जस्ट क्रॉस द प्लेट करने के लिए u का वैल्यू यहाँ पर इसके बराबर हो या तो इससे ज़्यादा हो। तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा u मिनिमम क्या निकल गया आपका, u मिनिमम निकल गया एल रूट ओवर क्यू ई बाई एम डी। तो ये आपका प्रॉब्लम का सलूशन है। ठीक है। तो आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को देखते रहते हैं। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था जो मैंने आपको करवाया यहीं से। तो जितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे आप प्रॉब्लम को ऐसे ही डील करेंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपसे u है, आपसे पूछा गया u कितना होगा जो इसके बीच में ही क्या करेगा, वो स्ट्राइक कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू जब l/2 होगा, x के वैल्यू l/2 पर ही डिफ्लेक्शन क्या हो गया बेटा, y के लॉन्ग d/2 हो गया। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू l पे डिफ्लेक्शन d/2 हुआ, तब अपन लोग यहाँ पे u का वैल्यू निकाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू जो है l/2 पर ही डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू l/2 पे ही डिफ्लेक्शन d/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे,
कि अब जो है आगे कुछ प्रॉब्लम इसमें हम प्रोजेक्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे देखते हैं, तो देखिए वहाँ पे कि मान लीजिए आपका फिर यहाँ पे दो प्लेट्स है। हम लोग आज प्रॉब्लम्स बहुत सारे करेंगे और प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो हम एक दो लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फिगर ज़्यादा गंदा ना हो। ये आपका डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जो है मान लीजिए कि यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया स्पीड u से, ठीक है, और ये एंगल मान लीजिए दिया हुआ है 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। आपसे पूछा गया u का वैल्यू बताइए कि फिर आपको जस्ट क्रॉस द अपर प्लेट, फाइंड द मिनिमम u, find the u minimum such that particle just cross the plate, ठीक है। आपको ये u में बताना है ताकि पार्टिकल जस्ट क्रॉस द प्लेट बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए u है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इस पे ये तो ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, इसको ऐसे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे आप ग्रेविटी को इग्नोर कीजिए, ग्रेविटी को आप यहाँ पे इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। कोई ग्रेविटी यहाँ पे नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है आपका। ये प्रॉब्लम में आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंसीडर। तो ये तो सीधे तो जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, ये आपको इस टाइप से ऐसे बनाएगा पाथ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका पाथ जो बनेगा वो पाथ आपका क्या बनेगा, पैराबोला पाथ बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोला है जस्ट क्रॉस द प्लेट, इसका मतलब है कि ये आपका डी है, बीच का सेपरेशन जो है ये क्या आपका डी है। यदि हम इस डी को इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट माने, ठीक है ना, यदि आपका डी जो है वो आपका यदि मैक्सिमम हाइट है, वो क्या आपका ये मान लीजिए आपका एच मैक्स है जो आपका डी है, तो पार्टिकल क्या करेगा, प्लेट को क्रॉस कर लेगा। यदि मान लीजिए मैक्सिमम हाइट जो है डी से कम होगा तो ये मैक्सिमम हाइट तो यहाँ ही अचीव हो जाएगा। यदि डी होगा तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अचीव होगा, यदि डी से ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट जो है डी मान लेते हैं, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और आपका जो सिंपल है, आप एच मैक्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपका एच मैक्स का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं इस फार्मूला को। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बस जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसलिए यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो गया, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो आपको निकल जाएगा क्यू ई बाई एम। क्या निकल जाएगा, क्यू ई बाई एम। तो एच मैक्स का जो वैल्यू हो गया आपका निकल गया डी, क्लियर। और यहाँ पे निकल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना आपका बेटा 45 डिग्री अपॉन क्या हो गया 2g, क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम। तो आप यहाँ से जो है u का वैल्यू आप निकाल सकते हैं डी एम अपॉन 2q और यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो हो जाएगा 1/√2 का 1/2 निकल गया। तो यहाँ पे 1/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक उसका निकल गया आपका यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप u का वैल्यू निकाल सकते √/dm/qe। तो आप देखें प्रॉब्लम कई
कितने सिंपल से हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या किए, प्रोजेक्टाइल मोशन को भी यूज़ कर लिए, ठीक है। तो अब देखिए और कुछ प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम और करते हैं सिंपल सा। आपको ये पता है कि मान लीजिए फिर आपका प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज का प्लेट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर। ये भी आपका क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। यहाँ पे प्रॉब्लम में ये भी क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे अपन कोई ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे अभी। अब यहाँ पे क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज को कितना स्पीड सप्लाई करे, u, ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। ये क्या करे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। ये दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन आपका सफिशेंट है। प्रॉब्लम में सफिशेंट बोलने का ये मतलब है कि उसके बीच में वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे आकर स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। इसलिए ये सफिशेंट वर्ड हम यूज़ कर दिए हैं कि बीच के प्लेट का सेपरेशन सफिशेंट है, पार्टिकल इजीली वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो बेटा आप जानते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए जो यहाँ पे u मिनिमम का जो वैल्यू होता है वो u में क्या होता है, √5GR। हम g के जगह पे यदि g इफेक्टिव पुट कर ले, g के जगह पे यदि हम g इफेक्टिव पुट कर ले तो बेटा यहाँ बताओ g इफेक्टिव कितना हो जाएगा। यहाँ तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है प्रॉब्लम में, तो g इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे में कितना फोर्स लग रहा है, QE/m। ये क्या लग रहा है, g लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 QE/m × r। बस हो गया इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम ऑलरेडी ये सब जानते हैं। तो इसमें आप ये बताओ कि इसमें ज़्यादा 11th का कंसेप्ट है कि ज़्यादा 12th का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 11th का कंसेप्ट हम जानते हैं कि मिनिमम जो वेलोसिटी होता है वो √5GR होता है। तो उस चीज़ का हम डायरेक्ट यूज़ कर लिए और g इफेक्टिव के जगह पे अपन क्या किए, QE/m यूज़ कर लिए, ठीक है। तो अपन इस टाइप से ही प्रॉब्लम को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप इस प्रॉब्लम में कितने प्रॉब्लम है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर टेंशन कितना है, कहाँ पे स्पीड कितना है, जितने क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप पढ़े हैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाया जा सकता है। जी के जगह पर जी इफेक्टिव होगा, जो होगा आपका QE/m होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्लियर। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में आपको ये कहा जाए कि आपका जो है ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है। आप यहाँ पे जी को इग्नोर मत कीजिए, आप वहाँ पे उसे भी लीजिए। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसी प्रॉब्लम में ये कहा जाए कि आपका जो है ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपका ग्रेविटी जो है फ्री स्पेस, ठीक है, नहीं है, ठीक है। आप ग्रेविटी को इग्नोर मत कीजिए। तो बेटा जब यहाँ पे हम लोग पूछा जाए u मिनिमम का वैल्यू ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, तो यहाँ पे यदि देखें तो एक क्या लग रहा है, एक g भी लग रहा है और एक यहाँ पे QE/m भी लग रहा है। यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहा है। तो बेटा g इफेक्टिव का वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो गया आपका g + QE/m। तो बताओ u का मिनिमम का वैल्यू कितना होता है, √5GR, g इफेक्टिव × r। तो √5 g इफेक्टिव वैल्यू कितना हो जाएगा, g + QE/m × r। दिस इज योर आंसर। क्या आपको बात बिल्कुल समझ में आ गया, देख रहे हैं ना प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो
बस जो प्रायर कंसेप्ट है उसका यूज़ हो रहा है और आपका जो ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम में आप पढ़े होंगे, सिंपल पेंडुलम है, कोई मान लीजिए प्रॉब्लम है आपका, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और ये एक बॉब है जिसका मास है में, चार्ज आपका बेटा यहाँ पर क्यू है, ठीक है। तो इसका लेंथ L है और L जो है इसके बीच का स्ट्रिंग का लेंथ होता है या इसके सेंट्रोमास के बीच का डिस्टेंस का लेंथ होता है। सेंट्रोमास का L क्या होता है? L इज़ द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। हालांकि बॉब इतना छोटा मानते हैं, इतना स्मॉल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है? T बराबर 2π√L/g। यहाँ भी आपका क्या होता है? G इफेक्टिव होता है। अब इस प्रॉब्लम में भी देखिए, आपको सारे प्रॉब्लम को यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2π√L/g होता है। मतलब कि स्ट्रिंग का लेंथ को चेंज करेंगे तब भी इसका टाइम पीरियड चेंज होगा, जी को चेंज करेंगे तब भी चेंज होगा। आपको न्यूटन्स लॉ में बताए थे कि इसको आप कहाँ कर दें? लिफ्ट के अंदर कर दें, और लिफ्ट को दे दें एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में दे दें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दें, तो आपका जी इफेक्टिव G+A G-A होगा। तो उसका क्या होगा? टाइम पीरियड भी आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपको जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाए थे तो वहाँ पे L भी आपका चेंज हो रहा था, ठीक है ना। स्ट्रिंग का लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर वो भी आपका चेंज होता था, तो वहाँ से भी आपका टाइम पीरियड क्या हो गया? चेंज हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक क्या है? आपका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट में आपको पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। इसी के अंदर एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। इसी के अंदर आपका एक सिंपल पेंडुलम है। तो बेटा आप जो सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है वो किसके बीच में रखा हुआ है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम जी इफेक्टिव को कंसीडर ना करें, यदि आपका मान ले कि यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्या है? ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो बेटा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसमें? T बराबर 2π√L/g इफेक्टिव क्या हो जाएगा? QE/m, QE/m। यदि आपको बोले ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, आप ग्रेविटी इग्नोर मत कीजिए, तो आपको वो भी आ जाएगा, G भी आ जाएगा। क्या निकल जाएगा? G + QE/m। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कैसे चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप जी इफेक्टिव देख लें और वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, आपको निकल जाएगा टाइम पीरियड। तो हम कई सारे क्वेश्चंस को देखें इस टॉपिक पे, ठीक है। चलिए अब आगे और देखते हैं प्रॉब्लम को। तो अब क्या करते हैं हम लोग? अब एक हम लोग अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, बट बेसिक है। बच्चे पता नहीं गलत क्यों कर देते हैं, आज तक समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आपका कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका प्रोटॉन है। प्रोटॉन को अपन E+ लिखते हैं, क्लियर। प्रोटॉन को रखते हैं E+, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं। ये प्रोटॉन है, लिख लो प्रोटॉन है। E+ हो जाएगा आपको पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए अपन इसको प्रोटॉन ही लिखते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोटॉन है। E+ मत लिखिए, E+ आपका एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉन एज पॉजिट्रॉन, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज तो सेम ही होता है, बट मास का काफ़ी डिफरेंस होता है यहाँ पे, इसलिए अपन इसको प्रोटॉन ही लिखते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स।
फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन। तो बताओ बेटा फोर्स का रेशियो क्या होगा, F इक्वल्स टू क्या होता है, QE। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका सेम है, तो बेटा फोर्स का रेशियो क्या होगा, 1:1। गॉट द पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, बहुत ही आराम है, ठीक है ना, एकदम इजीली सॉल्व हो गया तुम्हारा। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का रेशियो, दोनों पर फोर्स तो सेम है, बट एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, दोनों पे जो है फोर्स आपका सेम है, क्या दोनों पर एक्सेलरेशन सेम होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर दोनों का मास जो है वो क्या है, अलग है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों का एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन फोर्स ऑन प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का फोर्स, इसका फोर्स तो बराबर ही है, कैंसिल कर सकते हैं, तो निकल गया मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आराम से इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में किसका मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, दोनों में मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है, ठीक है। तो आराम से हम लोग इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताइए दोनों में किसका ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा कि प्रोटॉन का होगा, सोचिए बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय मास, वो मास का इन्वर्सली होता है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो आप ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए। देखिए एक बात और चीज़ है कि आप इलेक्ट्रॉन वगैरह पे जो है ना बहुत कम फोर्स भी लगाएंगे ना, बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। आप सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे यदि हम फोर्स लगाएं 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन कितना कम फोर्स है, आप इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, आप इलेक्ट्रॉन को तो कभी हम लोग देख ही नहीं पाए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन को जाएंगे मार्केट से ख़रीद के लेके आएंगे और उस पर फोर्स लगा देंगे 1 न्यूटन का, ऐसी कोई बात है नहीं। बस आप इमेजिन कीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स लगाए 1 न्यूटन, तो बेटा कितना एक्सेलरेशन होगा, 1 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 बाई मास ऑफ कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31। यदि आप 9.1 को 10 मान ले तो आपका जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 10⁻30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साला इतना बड़ा एक्सेलरेशन, इतना खतरनाक एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपका इनिशियली रेस्ट में है, मान लीजिए, ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, बस आपको एक चीज़ विजुलाइज करवा रहे हैं, ये सिलेबस में भी आपका नहीं है दूर दूर तक। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में, ठीक है। सबसे पहला बात तो यही है कि इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में होता ही नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में यदि होता तो बहुत ही कहानी ही चेंज हो जाती, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है और 1 न्यूटन जो फोर्स है वो 1 सेकेंड के लिए केवल इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, ओनली 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड। तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो u आपका 0 हो गया, तो ये आपका निकल जाएगा 10⁻30 t1 सेकेंड, 10⁻30 मीटर पर सेकेंड। बेटा लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है,
और इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड से ही बहुत ज़्यादा है। तो इतने खतरनाक स्पीड से मूव करेगा। तो हम लोग हाई लेवल की जो फिजिक्स पढ़ते हैं, ब्लैक होल्स का नाम सुने होंगे, वो सब में कुछ ऐसा ही चीज़ें डिस्कस की जाती है। लाइट ऑफ स्पीड से भी ज़्यादा इसकी स्पीड है, तो इट क्रिएट्स ब्लैक होल्स। और ब्लैक होल्स का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो एक अलग ही दुनिया है, उस दुनिया में हम लोग ना जाएं, उसी में आपका और मेरा भी भलाई है, ठीक है। बट आपको बस एक फील करवाना है कि आप एक 1 न्यूटन जो एक क्लासिकल कंसेप्ट में है, ठीक है ना, एक तुच्छ फोर्स है, कोई वैल्यू इसका नहीं है, बहुत ही कम फोर्स है। और ये 1 न्यूटन भी यदि आप 1 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग एक